अगर आपको इक्वेशन दिख जाए इस फॉर्म में, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ए बी सी डी एम एन पी क्यू कॉन्स्टेंट है और इक्वेशन इस फॉर्म में है। तो इसका हम मान लेते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा x की पावर h और y की पावर k। इसके बाद ये मान करके हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन में। तो हमने जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है इंटीग्रेटिंग फैक्टर और फिर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया है अंदर मल्टीप्लाई करके। तो अब आप क्या करोगे, जो dx के साथ वाली टर्म है, जैसे कि यहाँ पर ये है, इनको एक साथ लिख लोगे और dx को निकाल लोगे बाहर। मतलब ये यहाँ पे आपकी ये टर्म है और ये टर्म है, इसमें से dx को कॉमन निकाल लोगे। और सेम काम आप ये करोगे, इन दोनों टर्म में से आप कॉमन निकालोगे dy। ये हमने यहाँ पर कर दिया। अब इसके बाद अगर हमें यहाँ पर चाहिए यहाँ पर h और k की वैल्यू चाहिए हमें, तो हम फिर वो फॉर्मूला लगाते हैं क्या, जिसमें कि हम m को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं y के रेस्पेक्ट में। तो ये मैं आपको पहले बता चुका था कि m क्या होता है और n क्या होता है। तो पार्शियली डिफरेंशिएट किया, ये आया और ये आया। अब अगर ये इक्वेशन हम कह रहे हैं कि एग्जैक्ट है, तो एग्जैक्ट होने के लिए कंडीशन क्या होती है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। दोनों बराबर होने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर हम टर्म्स की इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ सेम टर्म, अगर इधर जो टर्म है जैसे कि यहाँ पर इसमें देखें तो x की पावर h+1 y के, ठीक है, और यहाँ पर दोनों टर्म सेम है तो इनका कोफिशिएंट हम क्या करेंगे, इनको कंपेयर कर लेंगे। तो 3k+1 इसको और इसको, इन दोनों को कर लेंगे यहाँ पर कंपेयर। ऐसे ही ये जो दो टर्म है ये और ये, इनको भी, इनके कोफिशिएंट को भी कंपेयर कर लेंगे और आपके पास यहाँ पर आ जाएंगी दो इक्वेशन। ये आपके पास दो इक्वेशन आ गई है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएंगी यहाँ पर h और k की वैल्यू। आपको जैसे ही h k की वैल्यू मिलेगी तो आप क्या करोगे, जो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर माना था ऊपर, ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर माना था यहाँ पर h की वैल्यू 1 और k की वैल्यू 1 रख दोगे तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, xy। और अब फिर से इसको इक्वेशन में मल्टीप्लाई करोगे, जो आपका क्वेश्चन गिवन था उसमें फिर से हमने इसको xy को मल्टीप्लाई कर दिया और फिर बाद में हमने उसी तरह से सॉल्व किया जैसे हम क्वेश्चनों को करते आए हैं। ठीक है, यहाँ पर हम m की वो टर्म लेंगे, ठीक है, m में वही, यहाँ पर y को कांस्टेंट मानेंगे, यहाँ पर हम y को कांस्टेंट मानेंगे और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, और जबकि n की वो टर्म लेंगे जिसमें कि x ना हो। फाइनली आपका यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा। तो इसमें हमने क्या किया, जो मेन पॉइंट था वो ये था कि हमें नहीं पता था कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा क्या। हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, हम मान लेते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर है y की पावर h, यहाँ पर x की पावर h, y की पावर k, और फिर क्या करते हैं, हम उसको डिफ्रेंशिएट करके जो कंडीशन होती है यहाँ पर एग्जैक्ट की, उसकी हेल्प से यहाँ h और k की वैल्यू निकालेंगे। और फिर जब जैसे ही हमारे पास h और k की वैल्यू आ जाएगी उसको फिर क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे हम पहले एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हुए आए हैं उस तरह से उसको सॉल्व कर देंगे। और आप यहाँ पर इस चीज़ को भी ध्यान रखना कि आपकी जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में होगी, तभी आप जो है ये लगाएंगे। तो ये बहुत सारे टाइप थे सॉल्व करने के एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ये स्टेटमेंट की फॉर्म में है। तो सबसे पहला काम आपका ये होगा कि ये जो स्टेटमेंट है इनको कन्वर्ट करना होगा इक्वेशन में,
और जो फिर आपकी इक्वेशन आएगी वो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, उसको फिर सोल्व करना होगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, कर्व इन विच द पोलर सबटेंजेंट इज कांस्टेंट। अब आपको याद रखना होगा कि पोलर सबटेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, तो वो आप देखोगे कि ये होती है, ठीक है, आर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डी थीटा ओवर डी आर, ये आपकी पोलर सबटेंजेंट की यहाँ पर इक्वेशन होती है। और उसने बोला है कि कांस्टेंट है, तो आप कोई कांस्टेंट मान लोगे, तो मैंने यहाँ पर ए मान लिया। अब आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे, ये वेरिएबल सेपरेबल से ही आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये डी थीटा रह जाएगा इधर, आप डी आर को और इस आर को उधर ले जाओगे तो ए डी आर ओवर आर स्क्वायर। अब इसको आपको इंटीग्रेशन, ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको ये सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व फॉर विच द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रेडियस वेक्टर एंड द पोलर सबटेंजेंट इज कांस्टेंट। तो पोलर सबटेंजेंट तो मैंने आपको अभी बताया था, ये होता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि रेसिप्रोकल लेना है, किसका रेसिप्रोकल, किसका लेना है आपको यहाँ पर, रेडियस वेक्टर का। तो रेडियस वेक्टर आर होता है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/r प्लस पोलर सबटेंजेंट, वो ये हो गया। और इन दोनों का सम क्या बोला है, कांस्टेंट इज इक्वल टू ए। अब इसको आपको क्या करना, सॉल्व, ठीक है। तो पीछे वाले जो भी मेथड है, अब आप देखिए कि कौन सा मेथड लग रहा है यहाँ पे, वेरिएबल सेपरेबल लग रहा है, यहाँ पे एग्जैक्ट लग रहा है, या एलडी लग रहा है, या फिर होमोजीनियस लग रहा है, वो आप देखोगे। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्व इन विच द कार्टेशियन सबनॉर्मल इज इक्वल टू एब्सिसा। तो यहाँ पर आप इस बार कार्टेशियन में बोला है सबनॉर्मल की इक्वेशन ये होती है, ठीक है, और वो किसके बराबर है, एब्सिसा। एब्सिसा आप जानते ही हो, एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं। तो इसको आपको सोल्व करना है, ये भी आसान है, वेरिएबल सेपरेबल से हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ कर्व फॉर विच द कार्टेशियन सबटेंजेंट वरीज एज द रेसिप्रोकल ऑफ द स्क्वायर ऑफ द एब्सिसा। तो यहाँ पर आपको सबटेंजेंट मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है। अच्छा, यहाँ पर आपको सबटेंजेंट, ऊपर सब नॉर्मल था, यहाँ पे सबटेंजेंट है तो उसकी इक्वेशन ये होती है, ठीक है, y ओवर डी वाई बाई डी एक्स। और ये क्या बोला है, वरीज, ठीक है, 1/x स्क्वायर, ठीक है, एब्सिसा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये हमने ऐसे कर दिया है। और फिर इन प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हम क्या करते हैं, कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, तो हमने यहाँ पे लैम्डा मान लिया। अब इसको आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है कर्व इन विच द सब नॉर्मल इज कांस्टेंट। तो ये आपकी सब नॉर्मल की इक्वेशन होती है, और वो बोला है कि ये क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट मान लेंगे और इसको कर देंगे सॉल्व, ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल से हो जाएगा ये भी। नेक्स्ट, नॉर्मल एट एवरी पॉइंट पासिस थ्रू ए फिक्स पॉइंट इज ए सर्किल। तो आपको यहाँ पे बोला है कि सर्किल होगा वो, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, ये वाली इक्वेशन मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है बना करके। यहाँ पर ये x माइनस x1 होगा, x माइनस x1, ठीक है। तो अब इसको आप जो है सोल्व कर लोगे और आपको जो है आंसर मिल जाएगा। फिक्स पॉइंट पर आपको क्या मान के चलना है, h और k। कर्व इन विच द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन एनी टेंजेंट इज x ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर भी मैंने आपको हिंट दे दिया है कि आप ये मान के चलेंगे और इस तरह से फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे बोला है कि टेंजेंट इज इक्वल टू एक्स ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो परपेंडिकुलर का आपको फॉर्मूला पता ही है क्या होता है, कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी पॉइंट से निकालते हैं। तो वो बोला है कि वो एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। तो अब इस इक्वेशन को पहले आप थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, इस अंडर रूट को हटाओगे।